हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड का मतलब होता है रिएक्शन। आप किस तरह से चीजों पर रिएक्ट करते हैं, किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट पर आपका किस तरह का रिएक्शन होता है, ये डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पर, आपके आउटलुक पर, आपके नजरिए पर। देखो, जिस चीज को आप जैसे परसीव करेंगे वैसा ही आपका एटीट्यूड बन जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव परसेप्शन है तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, और अगर आप किसी चीज को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को ना पॉजिटिव रखते हैं ना नेगेटिव, तो वहां पर आपका एटीट्यूड न्यूट्रल बन जाता है। एटीट्यूड में सबसे पहले आप किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए एक थॉट डेवलप करते हैं, एक बिलीफ डेवलप करते हैं। आप अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा, आप अपने इमोशंस उस थॉट के साथ रिलेट कर देते हैं, और फाइनली वो आप अपने एक्शन में एग्जिबिट करते हैं। देखो, जैसे ही आपने अपने माइंड में थॉट डेवलप की है उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिहेवियर होगा। अगर आपकी पॉजिटिव थॉट है तो आप पॉजिटिवली शो करेंगे, और अगर आपने नेगेटिव एटीट्यूड बनाया है तो आपका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। देखो, इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। आपके घर में गेस्ट आते हैं। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही आप खुश हो जाते हैं, आप उनके लिए लंच अरेंज करते हैं, डिनर अरेंज करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही आपके माथे में बल पड़ जाते हैं, आप उन्हें एक कप चाय और बिस्किट देते ही चाहते हैं कि ये हमारे घर से चले जाएं। तो इस तरह से क्यों होता है? क्या ऐसा कारण है कि आपके बिहेवियर में इतना चेंज, इतना डिफरेंस क्यों है? देखो, जो गेस्ट आपकी पसंद के हैं उनके लिए आपने अपने माइंड में कुछ ऐसी थॉट्स डेवलप कर रखी हैं, कुछ ऐसे बिलीफ डेवलप कर रखे हैं जो पॉजिटिव हैं। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड एग्जिबिट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर भी उनके लिए पॉजिटिव होगा। दूसरी तरफ जिन गेस्ट को आप डिसलाइक कर रहे हैं उनके लिए आपके माइंड में ऑलरेडी ऐसे बिलीफ बन चुके हैं, ऐसी थॉट्स बन चुकी हैं जो नेगेटिव हैं। तो जैसी थॉट्स हम अपने माइंड में डेवलप करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर होता है। तो एटीट्यूड हम उसे बोलेंगे जिसमें थॉट, इमोशंस और एक्शन तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं, तो आपका एटीट्यूड बनता है। अगर तीनों चीजें ही एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। अगर तीनों चीजों के डायरेक्शन नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड डिफाइन होगा। तो आप किस तरह से लिखेंगे? देखो, सबसे पहले आप एटीट्यूड की डेफिनेशन लिखेंगे। एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स विच हैव इवैल्यूएटिव फीचर्स। देखो, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए जो हम ऑलरेडी अपने माइंड में पहले से ही सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद हम अपने व्यूज भी फॉर्म कर लेते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो व्यूज हमने डेवलप किए हैं, जो ओपिनियन हमने डेवलप किए हैं, फाइनली हम अपने एक्शन में उन्हीं को एग्जिबिट करते हैं। अब देखो, जो हम थॉट्स डेवलप कर रहे हैं उनके इवैल्यूएटिव फीचर्स होते हैं। इवैल्यूएटिव फीचर्स का मतलब क्या हुआ? जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं वो ओपिनियन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव यानी हम ऑब्जेक्ट को लाइक भी कर सकते हैं, नेगेटिव यानी हम डिसलाइक भी कर सकते हैं, और हमारा न्यूट्रल ओपिनियन भी हो सकता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो देखो, जिस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अपने ओपिनियन दे रहे हैं, उसके इवैल्यूएटिव फीचर्स होते हैं। तीनों तरह के ओपिनियन हम अपने एग्जिबिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज अकम्पनीड बाय इमोशनल कंपोनेंट। देखो, जो फीलिंग, जो थॉट हमने अपने माइंड में डेवलप की है, हम अपने इमोशंस भी उसके साथ अटैच कर देते हैं, हम अपने इमोशंस जोड़ देते हैं। इमोशंस क्या हो जाएंगे? जैसे लव, हेट,
हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीजें क्या हैं, हम अपने कॉग्निशन के साथ जोड़ देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जिन लोगों को आप लाइक करते हैं उन्हें देखकर आप हैप्पी होते हैं, और जिन्हें आप डिसलाइक करते हैं उनको देखते ही आप सैड हो जाते हैं, आपके माथे में बल पड़ जाते हैं। तो जो इमोशंस होते हैं वो हमारे थॉट के साथ जुड़े होते हैं। एक पॉइंट इसमें और आता है, टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। देखो, जैसी हमारी थॉट है उसके साथ वैसे ही हमारे इमोशंस होंगे, और वैसे ही हमारी टेंडेंसी टू एक्ट मीन्स वैसे ही हमारा बिहेवियर होना चाहिए, तभी हमारा एटीट्यूड बनेगा। देखो, एक पर्सन है, उसकी थॉट क्या है कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी उसने एक बिलीफ डेवलप कर रखा है अपने दिमाग में कि हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल है। लेकिन जब हम उसे नोटिस करते हैं तो रोजाना शाम को वो ड्रिंक करता है। तो देखो, यहाँ पर उसका जो बिहेवियर है वो उसकी थॉट से मैच नहीं कर रहा, यहाँ मिसमैचिंग हो रही है, तो ये एटीट्यूड नहीं बनेगा। एटीट्यूड में क्या होता है कि तीनों ही चीजें एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर तीनों चीजें एक डायरेक्शन में है, चाहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, तभी एटीट्यूड बनता है। यानी जो आपकी थॉट है, जो आपके इमोशंस हैं, वो आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका एटीट्यूड डिफाइन करेंगे, अदरवाइज वो एक एटीट्यूड नहीं होगा। एटीट्यूड में आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शन, तीनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीसी कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं। एबीसी कंपोनेंट के नाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको कैप के नाम से याद रखना। एबीसी कंपोनेंट में ए को हम कंसीडर करते हैं एज अफेक्टिव एस्पेक्ट, बी का मतलब होता है बिहेवियरल एस्पेक्ट, और सी का मतलब होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। लेकिन जब आप डिफाइन करें तो आप इसको कैप से डिफाइन करना। देखो, सबसे पहले आप सी लिखना, फिर आप ए लिखना, और उसके बाद आप बी लिखना, क्योंकि सबसे पहले जब हम कोई बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक थॉट डेवलप होती है। थॉट डेवलप होने के बाद उसमें इमोशंस एसोसिएट होते हैं, और फाइनली वो बिहेवियर के रूप में एग्जिबिट होती है। तो आप कैप के रूप में इसको डिफाइन करना। देखो, सी सबसे पहले आप लिखेंगे सी। सी का मतलब क्या हुआ? कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसके बाद अफेक्टिव कंपोनेंट, ए से बनेगा अफेक्टिव कंपोनेंट और बी से बनेगा बिहेवियरल कंपोनेंट। सी ए बी, इसको आप कैप से याद रखना। कैसे याद रखेंगे? सी ए बी। कैप के नाम से आपको इजीली याद रहेगा, ताकि आप इजीली उनके जो एट्रीब्यूट्स है, जो उसके फीचर्स है, वो आप डिफाइन कर सके। तो देखो, सबसे पहले कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या आएगा? थॉट्स एंड बिलीफ। जो भी थॉट्स, जो भी बिलीफ आपने अपने माइंड में सेट कर रखे हैं, एक लेआउट बना रखा है, वो सब आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट के अंडर दिखाया जाएगा। इसके बाद आते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट में आएंगे आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स, यानी जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स आप कॉग्निटिव कंपोनेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, वो सारे यहाँ पर डिफाइन होंगे। और फाइनली आप दिखाएंगे बिहेवियरल कंपोनेंट। इसमें आएगा टेंडेंसी टू एक्ट, यानी आपका बिहेवियर। देखो, बिहेवियर आपका वही होता है जैसे आप परसीव करते हैं, जैसे आप फील करते हैं, वही फाइनली आपका बिहेवियर होगा। अगर किसी पर्सन के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आप कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी फीलिंग भी पॉजिटिव होगी और आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन के आप नेगेटिव पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड को आप ध्यान में रख रहे हैं, तो उस पर्सन के लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा और नेगेटिव ही बिहेवियर होगा। तो ये डिपेंड करता है द वे यू परसीव द थिंग्स, द वे यू फील द थिंग्स एंड द वे यू गिव योर ओपिनियन। कैसे आप किसी के बारे में अपने ओपिनियन देते हैं, ये पहले आप अपने दिमाग में एक स्कीमा डेवलप कर लेते हैं। देखो, एटीट्यूड का मेन पर्पस क्या होता है कि आपको एक लेआउट प्रोवाइड करवाता है, आपको एक ब्लूप्रिंट देता है कि किस तरह से किस पर्सन के साथ आपको बिहेव करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए हमारे माइंड में ऑलरेडी एक लेआउट बना होता है
कि जब हम फॉरेनर्स से मिलेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे। देखो हिंदी वो समझेंगे नहीं, तो किस तरह से हम टूटी फूटी इंग्लिश उनके साथ बोलेंगे, उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या है, ये एक लेआउट है जो ऑलरेडी हमने अपने माइंड में सेटअप कर रखा है। तो एटीट्यूड का मेन पर्पस यही होता है कि पर्सन को एक लेआउट प्रोवाइड करवाना कि उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ किस तरह से बिहेव करना है। अब देखो एबीसी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपकी कॉलोनी में, आपके नेबरहुड में ट्री प्लांटेशन कैंपेनिंग स्टार्ट हुई है। आपका ग्रीनरी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप ग्रीन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हो क्योंकि आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स का पता है। आपको पता है कि अगर ग्रीनरी होगी तो बारिश टाइम पर आएगी, पेड़ पौधे होंगे तो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। दूसरा, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव होगा, कूल एनवायरनमेंट होगा। तो इस तरह के पॉजिटिव पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आपने अपने माइंड में जो थॉट डेवलप की है, बिलीफ डेवलप किया है, वो ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। देखो जो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीनरी आप शो कर रहे हैं, ये आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट होगा क्योंकि आपके जो थॉट है, आपके जो बिलीफ हैं, वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट के वो फेवर में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एग्जांपल देंगे पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीनरी। ये आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब कॉग्निटिव कंपोनेंट होने के बाद आपका सेकंड कंपोनेंट आता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट में आपके इमोशंस आ जाएंगे। देखो इमोशंस में क्या होता है कि जब आप लोगों को देखते हैं ट्री प्लांटेशन करते हुए तो आपको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है, लेकिन अगर आप लोगों को पेड़ काटते हुए देखते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है। तो ये हो गया आपका इमोशनल कंपोनेंट। तो इमोशनल कंपोनेंट में आप क्या लिखेंगे, देखो इसको दो तरीके से आप डिवाइड कर देना। पहला आप ग्रीनरी दिखाना, ग्रीनरी में आ जाएगा फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। इसका मतलब जब आप लोगों को ट्री प्लांट करते हुए देखते हैं तो वहां पर ग्रीनरी होगी और आपकी जो फीलिंग आएगी वो आएगी हैप्पीनेस की। दूसरी तरफ अगर आप लोगों को पेड़ काटते देखते हैं, ट्री कटिंग करते हुए देखते हैं, तो आपकी फीलिंग होगी सैडनेस की। तो इस तरह से दो तरह से आप इसको कैटेगराइज करके दिखा सकते हैं इमोशंस में, क्योंकि इमोशंस में दोनों ही तरह के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में आपको जहां पर खुशी मिलती है वो आपके पॉजिटिव इमोशंस हो जाएंगे, और नेगेटिव फीलिंग्स में जहां आपको दुख होता है, सैडनेस होती है, जहां आप हेट शो करते हैं, वहां आपके नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों ही पॉइंट्स यहाँ दिखाना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद आ जाता है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या आएगा कि देखो यहाँ पर जो आपके इमोशन है, जो आपकी कॉग्निशन है, जो आपके बिलीफ है, उनको आप प्रैक्टिकली एक्शन में ला रहे हैं। एक्शन में आप कैसे लाएंगे, आप खुद जाकर भी ट्री प्लांट करना शुरू कर देते हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ट्री प्लांटिंग कैंपेन में। तो यहाँ पर जो आपका बिहेवियर है वो आपके कॉग्निशन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो बिहेवियरल कंपोनेंट आएगा, इसमें आएगा एक्टिवली प्लांटिंग ट्रीज। यहाँ आप खुद भी जाकर पेड़ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बिहेवियरल कंपोनेंट। तो तीनों कंपोनेंट समझ में आया आपको। देखो तीनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर इन तीनों में से एक कंपोनेंट की अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है तो आपका प्रॉपर एटीट्यूड नहीं बन पाएगा। अगर आप कह तो रहे हैं कि ट्री प्लांटेशन अच्छा होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और आप जाकर पेड़ कटवा देते हैं, तो यहाँ पर जो एटीट्यूड है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है कि आपको एक ही डायरेक्शन में आपको अपना बिहेवियर भी रिफ्लेक्ट करना है, यानी आपकी सोच और आपके एक्शन ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर मैचिंग है तो आपका एटीट्यूड है, अगर मिसमैच है तो यहाँ पर एटीट्यूड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। अब देखो इसमें आप लिख देना, ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन एटीट्यूड बिकम्स स्ट्रॉन्ग। यानी तीनों कंपोनेंट अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बनता है, और तीनों ही कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
हम तीनों को एक साथ एक ही लाइन में लेके चलेंगे, तभी हमारा स्ट्रोंग एटीट्यूड बनेगा, अदरवाइज स्ट्रोंग एटीट्यूड नहीं बनेगा। क्लियर? अब देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वैल्यू और बिलीफ, ये दो क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट हैं। इनसे हम एटीट्यूड को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो जो हमारे बिलीफ होते हैं ये कॉग्निटिव कंपोनेंट होते हैं, यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट से हमारे बिलीफ बनते हैं, हमारी थॉट्स डेवलप होती हैं। जैसा हम किसी के बारे में सोचेंगे वैसे ही हम बिलीफ डेवलप कर लेंगे। जो वैल्यूज होती हैं ये हमारे बिलीफ से बनती हैं। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो, बिलीफ इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। आप एग्जांपल भी दे देना, बिलीफ इन गॉड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो जो भी हम बिलीफ बनाते हैं वो हम आफ्टर कॉग्निशन बनाते हैं। पहले किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को हम अच्छे से कंसिडर करते हैं और फिर उस चीज में हम विश्वास करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जो ऑनेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई भी बात, अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है और ऑनेस्टली हम उस चीज को बता देते हैं तो कोई सीवियर पनिशमेंट भी नहीं होती, और ऑनेस्टी जहाँ होती है वहाँ हमेशा जीत होती है। तो इस तरह के विश्वास हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और उन्हें हम अपना बिलीफ बना लेते हैं। लेकिन वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज बिलीफ से डिफरेंट होती हैं। वैल्यूज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी हमें करनी ही करनी चाहिए। जैसे मॉरल वैल्यूज होती हैं, एथिकल वैल्यूज होती हैं। उनमें क्या होता है कि हमें उन चीजों को कंसिडर किया जाता है जो हमारे लिए ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो हमारे लिए एक कंपल्सन होती हैं। तो वैल्यू को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वैल्यूज आर एटीट्यूड दैट कंटेन शुड और ought। देखो वैल्यू में दो वर्ड जरूर होते हैं, शुड और ought। शुड और ought का मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन है कि ये आपको करना ही करना है। जैसे एग्जांपल आप कैसे दिखाएंगे? वी शुड वर्क हार्ड। दूसरा हो गया वन शुड बी ऑनेस्ट। देखो हमें मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर शुड वर्ड आ रहा है। शुड क्या है? ऑब्लिगेशन है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप अच्छे मार्क्स अपनी साइकोलॉजी में लेना चाहते हैं तो यू शुड वर्क हार्ड, इट्स अ वैल्यू। अगर अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं तो यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्टली पेपर देना है और अच्छे मार्क्स आपको मेहनत करके अचीव करने हैं। तो ये क्या है? ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। वैल्यू चेंज नहीं होती है, बिलीफ चेंज हो जाते हैं। ध्यान रखना, जो वैल्यूज बन जाती हैं वो इजीली चेंज नहीं होती हैं, लेकिन बिलीफ आपके चेंज हो जाते हैं। तो आप लिख देना, वैल्यूज आर डिफिकल्ट टू चेंज बट बिलीफ कैन इजीली बी चेंज्ड। बिलीफ को आप चेंज कर सकते हैं लेकिन वैल्यू को चेंज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्लियर? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। देखो फीचर्स ऑफ एटीट्यूड में पहला फीचर आता है वैलेंस। वैलेंस में क्या होता है कि हमें एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए अपने व्यूज देने होते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या फिर हम न्यूट्रल हैं। देखो अगर किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को आप लाइक करते हैं तो आपके व्यूज पॉजिटिव होंगे। अगर आप उसे डिसलाइक करते हैं तो आपके नेगेटिव व्यूज होंगे। और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी, उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो वहां आप न्यूट्रल होंगे, यानी ना आप लाइक देंगे ना डिसलाइक देंगे, और वहां आपके जो व्यूज होंगे वो न्यूट्रल होंगे। तो देखो इसमें कैसे लिखेंगे आप? इट टेल्स अस वेदर एन एटीट्यूड इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। देखो एटीट्यूड को 5 पॉइंट रेटिंग स्केल पर भी कंसिडर किया जाता है। 1 का मतलब होता है वेरी बैड, 2 का मतलब है बैड, 3 का मतलब न्यूट्रल, 4 का मतलब गुड और 5 का मतलब वेरी गुड। देखो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो भी ओपिनियन हो उसे आप एक्सप्रेस करो। आपके ओपिनियन को रेटिंग के थ्रू भी कंसिडर किया जा सकता है। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, वहां पर आप डिनर करते हैं और जब बिल पे करते हैं तो आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आता है कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको वहाँ की सर्विस, वहाँ का खाना पसंद आया, तो आप वहाँ की रेटिंग 4 या 5 देंगे। अगर आपको ना ज्यादा अच्छा लगा ना ज्यादा बुरा, तो आप वहाँ रेटिंग 3 देंगे। और अगर आपको वहाँ का खाना और वहाँ की सर्विस दोनों ही अनसेटिस्फैक्टरी लगती है
तो वहां आपकी रेटिंग होगी 1 या 2। तो देखो रेटिंग में यही होता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको वहां की चीज पसंद आ रही है, आइडियाज पसंद आ रहे हैं, तो वहां पर फीडबैक भी आप अच्छा देंगे, यानी आपका पॉजिटिव ओपिनियन होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को डिसलाइक करते हैं तो वहां पर आपकी रेटिंग भी डाउन होगी और आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। तो समझ में आ गया वैलेंस आपको? वैलेंस में यही होता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप 4 या 5 पॉइंट देंगे, लेकिन अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आपकी रेटिंग 1 या 2 होगी। क्लियर? सेकंड फीचर इज एक्सट्रीमनेस। देखो एक्सट्रीमनेस में क्या होता है कि यहाँ पर आपके एटीट्यूड की स्ट्रेंथ को कंसिडर किया जाता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो कितना पॉजिटिव है या फिर कितना नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर या तो रेटिंग 5 देंगे, इसका मतलब आपको खाना बहुत अच्छा लगा, या फिर आप रेटिंग 1 देंगे, इसका मतलब आपको खाना बहुत बुरा लगा। तो यहाँ पर 2, 3, 4 इन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता, न्यूट्रल को और ठीक ठाक को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ या तो एक्सट्रीमली बैड या एक्सट्रीमली गुड। तो आप किस तरह से लिखेंगे? इट टेल्स अस स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, हाउ मच पॉजिटिव एंड हाउ मच नेगेटिव। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है उसको कंसिडर कर रहे हैं, द रेटिंग ऑफ 1 and 5 आर मोस्ट एक्सट्रीम। देखो अगर हम 1 लेते हैं तो ये वेरी बैड है और 5 का मतलब है वेरी गुड। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम एक्सट्रीमनेस में कंसिडर नहीं करेंगे, 2, 3, 4 को कंसिडर नहीं करेंगे। या तो हम रेटिंग देंगे वो वेरी बैड की देंगे या फिर हम वेरी गुड की रेटिंग देंगे। समझ में आया? एक्सट्रीमनेस में यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रीम लेवल को ही कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल लेवल को कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देखो सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी में 2 चीजें हैं, एक है सिंपल, दूसरी है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है कि हमारा एक ही एटीट्यूड होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा सबका एक ही एटीट्यूड होता है। और कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं। तो सिंपल में हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ इट कंटेन्स 1 और फ्यू एटीट्यूड्स, और कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा इफ इट कंटेन्स मैनी एटीट्यूड्स। तो दोनों का एग्जांपल दे रही हूं। जैसे सिंप्लिसिटी में आप क्या लेंगे? महात्मा गांधी को ले लेंगे। महात्मा गांधी के लिए हर किसी का एटीट्यूड क्या है? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहाँ पर एटीट्यूड डिफर नहीं होगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी को लेते हैं तो यहाँ पर हर किसी के एटीट्यूड एक दूसरे से वेरी करेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे हमने हेल्थ का टॉपिक ले लिया, हमने डेमोक्रेसी का टॉपिक ले लिया, हमने पॉलिटिक्स का टॉपिक ले लिया, तो यहाँ पर जो एटीट्यूड होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर मोर देन 1 एटीट्यूड्स होंगे। तो सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हुआ। सिंप्लिसिटी में सिर्फ एक ही एटीट्यूड होता है और कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं। लास्ट फीचर इज सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी में होगा द एटीट्यूड विच इज सेंट्रल दैट इन्फ्लुएंसेस मेनी अदर एटीट्यूड्स। देखो इसमें क्या होता है कि एक एटीट्यूड सेंट्रल पॉइंट होता है और उस एटीट्यूड से ही सारे एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हमारा जो कॉग्निटिव एटीट्यूड होता है वो हमारे एटीट्यूड का सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी जैसी सोच हम डेवलप करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे इमोशंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर होता है। तो यहाँ आप एग्जांपल दे देना, कॉग्निटिव कंपोनेंट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ आवर एटीट्यूड। जो सेंट्रलिटी है इसमें कॉग्निशन सेंट्रल एटीट्यूड कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर होता है वो कॉग्निशन पर डिपेंड होता है। जैसे ही हम सोच डेवलप करते हैं अपने माइंड में, वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है और वैसा ही हमारा एटीट्यूड बन जाता है। तो होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, नेचर ऑफ एटीट्यूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। इसमें सारे फीचर्स भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एटीट्यूड फॉर्मेशन। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।